बदल गया टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के महामुकाबलों का पूरा कार्यक्रम और समय। आज क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो महामुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें दुनिया की 4 सबसे खतरनाक टीमें आमने सामने होंगी। आज इतने बजे से शुरू होगा टी20 वर्ल्ड कप के भारत और दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा मुकाबला, और उससे पहले इंग्लैंड और श्रीलंका की भी होगी भिड़ंत। मैच से पहले भारतीय फैंस के लिए आई है सबसे बड़ी खुशखबरी, और अब केवल यहां देख पाओगे लाइव, जिससे फैंस की लॉटरी लगने वाली है। सामने आया है पूरा कार्यक्रम, और भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऐसी होगी खतरनाक प्लेइंग 11। नमस्कार क्रिकेट फैन, टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे चरम सीमा में है, जहां आज 2 बड़े मुकाबले सुपर 8 की तस्वीर साफ करेंगे। पहला मुकाबला श्रीलंका के पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका का भारत के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। जबकि इस महामुकाबले से पहले एक बहुत बड़ी खबर आई है, जिसमें करोड़ों फैंस को बड़ी राहत दे दी है। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए इस मैच से पहले सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अब इन ब्लॉकबस्टर महामुकाबलों को आप दूरदर्शन के डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में देख पाएंगे। जी हाँ, इसका मतलब है कि करोड़ों फैंस जिनके पास महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं है, वे भी इस महामुकाबले का पूरा आनंद उठा पाएंगे। साथ ही मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी जारी रहेगा, और हॉटस्टार पर भी लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकेगी। मुफ्त में मैच देखने का खुशी तो अपनी जगह है, लेकिन अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसने पूरे कार्यक्रम के रुख को बदल दिया है। आज के कार्यक्रम की बात करें तो पहला मुकाबला जो पल्लेकेले में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच वह भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, जिसका टॉस 2:30 बजे किया जाएगा। लेकिन असली रोमांच तो शाम के मैच में है, जब भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें अहमदाबाद के मैदान पर टकराएंगी। आधिकारिक सूचना के अनुसार भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला यह मुकाबला अब एक नए समय पर होगा। टीवीएस वर्ल्ड कप रात्रि 8 बजे की जगह शाम 7 बजे से शुरू किया जाएगा, जहां 6:30 बजे टॉस होगा। मुकाबला ठीक 7 बजे शुरू होगा। यह बदलाव फैंस को एक बेहतर प्राइम टाइम अनुभव देने के लिए किया गया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला इस ऐतिहासिक मुकाबले के लिए 13,000 से ज़्यादा दर्शक कोलंबो और भारत के कोने कोने से पहुंच चुके हैं। इस महामुकाबले का असली रोमांच और सस्पेंस तो टीम इंडिया की उस प्लेइंग 11 में छिपा है, जिसे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका की खौफनाक गेंदबाजी की कड़ी को नेस्तनाबूद करने के लिए बड़ी चालाकी से तैयार किया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इसे करो या मरो के मैच के लिए तो दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के महाफाइनल में भारत के हाथों मिली 96 रनों की करारी शिकस्त के बाद केवल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ही नहीं बल्कि पूरा देश सदमे में है। लेकिन इस हार के बाद जो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया आई है, वह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की है। पीएम लक्सन ने अपनी टीम की इस शर्मनाक हार पर गहरा दुख व्यक्त किया है, और साथ ही अपने खिलाड़ियों पर जमकर भड़ास भी निकाली है। उन्होंने कीवी टीम को आईना दिखाते हुए भारतीय खिलाड़ियों के जुझारूपन और जज्बे से सीखने की कड़ी सलाह दी है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको सुनाएंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का वो बयान जिसने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जैसे ही न्यूजीलैंड के आखिरी उम्मीद टूटी, वेलिंगटन से लेकर ऑकलैंड तक सन्नाटा पसर गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, जो इस मैच को बड़े चाव से देख रहे थे और जिन्हें उम्मीद थी कि इस बार कीवियों का सूखा खत्म होगा, वे इस हार से बेहद आहत और क्रोधित नजर आए। मैच खत्म होने के कुछ ही देर बाद उन्होंने एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उनके चेहरे पर निराशा और गुस्सा साफ झलक रहा था। पीएम लक्सन ने भर्राई हुई लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, आज का दिन न्यूजीलैंड के खेल इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक है। मैं यहाँ केवल एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक टूटे हुए दिल वाले क्रिकेट प्रशंसक के रूप में खड़ा हूँ। मुझे यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि आज मैदान पर हमारी टीम ने वह जज्बा ही नहीं दिखाया जिसकी एक वर्ल्ड कप फाइनल में ज़रूरत होती है। 96 रनों की हार कोई मामूली हार नहीं है, यह एक आत्मसमर्पण है।
हमारे खिलाड़ियों ने जिस तरह से घुटने टेके उसने देश के लाखों प्रशंसकों का सिर शर्म से झुका दिया है। हम यहाँ जीतने आए थे लेकिन मैदान पर हम किसी नौसिखिया टीम की तरह नजर आए। पीएम लक्ष्मण यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी टीम के खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेटरों का उदाहरण देते हुए जमकर लताड़ा। उन्होंने संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह का नाम लेते हुए अपने खिलाड़ियों को कड़ी नसीहत दी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने अपनी टीम की इस करारी हार पर आत्ममंथन करते हुए भारतीय क्रिकेट के दबदबे को स्वीकार करते हुए भरे मन से कहा, अगर हमारे खिलाड़ियों को वाकई में यह समझना और सीखना है कि क्रिकेट के सबसे बड़े महामंच पर फाइनल जैसे मैच का जानलेवा दबाव कैसे झेला जाता है, तो उन्हें आज बिना किसी संकोच के भारतीय खिलाड़ियों के उस विनिंग माइंडसेट से बहुत कुछ सीखना चाहिए। भारतीय टीम के पास वह मानसिक फौलाद और अटूट इच्छा शक्ति है जो आज दुर्भाग्यवश हमारे खेमे में कहीं गायब नजर आई। जरा गौर से देखिए संजू सैमसन के उस संघर्षपूर्ण सफ़र को। उन्हें बार बार टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया, वर्षों तक उनकी कड़ी आलोचना हुई और उनकी काबिलियत पर शक किया गया, लेकिन जब देश को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का था, तो उन्होंने अपनी पुरानी सारी तकलीफ़ों को भुलाकर अकेले अपने दम पर मैच का पासा हमसे छीन लिया। क्या आज हमारे पास न्यूजीलैंड की टीम में कोई ऐसा जाबाज खिलाड़ी मौजूद है जो संजू की तरह उस भयानक दबाव में खड़ा होकर ऐसा विध्वंसक पलटवार कर सके? जरा देखिए जसप्रीत बुमराह को, उनके पास गेंदबाजी का जो अद्भुत अनुशासन, जो वर्ल्ड क्लास कलाकारी और जो स्थिरता है, वो आज हमारे अनुभवी गेंदबाजों में भी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखी। मैं आज अपने खिलाड़ियों से बड़ी सख्ती और संजीदगी के साथ यह कहना चाहता हूँ कि वे भारतीय खिलाड़ियों के उस जुझारूपन, उनकी उस निस्वार्थ देशभक्ति और उनके उस तेवर हाई एटीट्यूड से कुछ बुनियादी सबक लें। इतिहास गवाह है कि क्रिकेट केवल अच्छी तकनीक या कौशल से नहीं बल्कि एक बड़े कलेजे और दिलेरी से खेला जाता है, और आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत का कलेजा और उनका जिगरा हम कीवियों से बहुत बड़ा था। पीएम लक्ष्मण ने आगे अपने देश की निराशा को साझा करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड की सरकार और बोर्ड ने खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा दी, लेकिन नतीजा फिर से वही चोकर्स वाला टैग रहा। उन्होंने भावुक होकर कहा, हम कब तक जेंटलमैन गेम और अच्छे व्यवहार के पीछे अपनी हार को छुपाते रहेंगे? हमें जीतना सीखना होगा। आज पूरा न्यूजीलैंड रो रहा है क्योंकि हम बार फिर मंजिल के इतने करीब आकर फिसल गए। भारतीय टीम को उनकी जीत की बधाई। वे वाकई में इस सम्मान के हकदार थे क्योंकि उन्होंने मैदान पर अपना खून पसीना एक कर दिया। लेकिन मेरी टीम के लिए यह एक वेकअप कॉल है। अगर हम अपनी मानसिकता नहीं बदल सकते तो हमें खुद को वर्ल्ड क्लास कहना बंद कर देना चाहिए। भारत की इस मिट्टी ने आज हमें फिर से यह एहसास करा दिया है कि हम अभी बहुत पीछे हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का यह कड़ा बयान ये बताने के लिए काफ़ी है कि हार का दर्द कितना गहरा है। लक्ष्मण ने जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों की महानता को स्वीकार किया है और अपने खिलाड़ियों को उनसे सीखने को कहा है, वह यह साबित करता है कि आज दुनिया की नज़र में टीम इंडिया का कद कितना ऊंचा हो चुका है। संजू की बल्लेबाजी और सूर्या की कप्तानी ने आज केवल मैच नहीं जीता बल्कि एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री को भी अपना मुरीद बना लिया है। तो दोस्तों, क्या आप पीएम क्रिस्टोफर लक्सन की इस बात से सहमत हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को भारत से सीखने की ज़रूरत है? क्या आपको भी लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम बड़े मैचों में दबाव नहीं झेल पाती? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट फॉर इंडिया लिखकर ज़रूर साझा करें। अगर आप भी भारत की इस जीत पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वह रात भारतीय क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। जब न्यूजीलैंड का आखिरी विकेट गिरा तो पूरा मैदान नीली जर्सी के शोर से गूंज उठा। भारत तीसरी बार T20 चैंपियन बन चुका था, लेकिन इस जश्न के बीच एक ऐसा मंजर था जिसने हर हिंदुस्तानी की आंखों को नम कर दिया। दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जो मैदान पर पत्थर की तरह सख्त नजर आते, वो आज अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हाथ में लेते ही बुमराह की आंखों से खुशी और सुकून के आंसू झलक पड़े। बुमराह ने जब बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज़ में एक भारीपन था। उन्होंने सबसे पहले पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का जिक्र किया। बुमराह ने कहा कि आज जब मैं इस ट्रॉफी के हाथ
को हाथ में थामे खड़ा हूँ तो मुझे रोहित भाई की बहुत याद आ रही है। 2023 में इसी मैदान पर जब हम वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल हारे थे तो रोहित भाई की आंखों में जो दर्द था वो मुझे सोने नहीं देता था। आज हमने उस अधूरे ख्वाब को पूरा कर लिया है। रोहित भाई ने इस टीम की जो नींव रखी थी, आज यह जीत उसी का नतीजा है। उन्होंने मुझे सिखाया था कि हार से डरना नहीं बल्कि उससे सीखकर वापस लड़ना है। आज यह ट्रॉफी उन सभी संघर्षों का जवाब है जो हमने पिछले कुछ सालों में झेले हैं। बुमराह ने भावुक होते हुए कहा कि रोहित भाई भले ही आज मैदान पर कप्तान के तौर पर नहीं थे, लेकिन उनकी दी हुई सीख हर खिलाड़ी के जहन में थी। इसके बाद बुमराह ने मौजूदा कप्तान सूर्य कुमार यादव की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सूर्य भाई ने जिस तरह इस टूर्नामेंट में टीम को लीड किया है वह काबिले तारीफ है। एक कप्तान के तौर पर उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी दी। फाइनल जैसे बड़े मैच में जब दबाव चरम पर था, सूर्य भाई मेरे पास आए और बस इतना कहा कि जस्सी तू बस अपनी नेचुरल गेंदबाजी कर, बाकी मैं देख लूँगा। उनका यह भरोसा ही था कि मैं अपनी पहली ही गेंद पर विकेट निकाल सका। सूर्य भाई ने टीम में ऐसा माहौल बना दिया है कि हर खिलाड़ी खुद को मैच विनर मानता है। आज जब 16वें ओवर में नीसम ने 3 विकेट लेकर मैच फंसा दिया था, तब सूर्य भाई बिल्कुल शांत थे। उनकी यह शांति पूरी टीम में ऊर्जा भर देती है। बुमराह ने अपनी गेंदबाजी और पिच के मिजाज पर बात करते हुए कहा कि यह विकेट काफ़ी सपाट था और मुझे पता था कि यहाँ सिर्फ रफ्तार काम नहीं आएगी। मैंने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और धीमी गेंदों पर भरोसा दिखाया। होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप जीतना और प्लेयर ऑफ द मैच बनना एक ऐसा एहसास है जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। 2023 की वह कड़वी यादें अब इस जीत की मिठास के पीछे छिप गई हैं। अंत में बुमराह ने कहा कि यह जीत सिर्फ हमारी जीत नहीं है बल्कि उन करोड़ों फैंस की है जो रात रात भर जाग कर हमारे लिए दुआएं करते हैं। हम आज जो कुछ भी हैं उन्हीं के प्यार की बदौलत हैं। आज इंडिया ने नया इतिहास लिख दिया है और मुझे गर्व है कि मैं इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा हूं। बुमराह के इन शब्दों ने न केवल ड्रेसिंग रूम बल्कि देश का दिल जीत लिया है। वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद दुनिया भर में मची खलबली। संजू सैमसन के मैन ऑफ द मैच अवार्ड हैरी ब्रूक के सूर्य कुमार यादव के पैर छूने के मंजर ने सरहदों के पार पाकिस्तान में भी तहलका मचा दिया। शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तक पाकिस्तान के दिग्गजों ने भारतीय संस्कृति और टीम इंडिया के दबदबे पर दिए ऐसे चौंकाने वाले बयान जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड की हार केवल एक हार नहीं थी, न मैच का अंत नहीं था, बल्कि यह भारतीय संस्कारों की एक वैश्विक जीत थी। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको सुनाएंगे पाकिस्तान के उन दिग्गज खिलाड़ियों के वो बयान जिन्होंने टीम इंडिया को दुनिया की सबसे महान टीम घोषित कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आते ही बेहद भावुक और जोश भरे अंदाज में कहा, खुदा की कसम आज वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान पर जो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर मैंने देखा, उसने न सिर्फ मेरा बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। संजू सैमसन ने आज 89 रनों की वह आतिशी और बेमिसाल पारी खेली जिसकी बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन उस खिलाड़ी ने जो किया वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। संजू ने अपना वो कीमती अवार्ड खुद न रखकर उस छोटे से बच्चे जेकब बेथेल के हाथों में थमा दिया, जिसने आज उनके खिलाफ एक जुझारू शतक जड़ा था। यह कलेजा चाहिए भाई, यह जिगरा हर किसी के पास नहीं होता। संजू सैमसन ने आज पूरी दुनिया को चीख चीख कर यह साबित कर दिया है कि भारतीय खिलाड़ी केवल मैदान पर रन बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि उनके सीने के भीतर सोने का एक विशाल दिल धड़कता है। और हैरी ब्रूक का बीच मैदान पर सूर्य कुमार यादव के सामने झुककर उनके पैर छूना यह साफ तौर पर गवाही देता है कि सूर्य ने अपनी कप्तानी और खेल से विश्व क्रिकेट में कितनी अटूट इज्जत और रुतबा कमाया है। मैं तो कहता हूं कि अगर आज पाकिस्तान क्रिकेट को वाकई कुछ सीखना है तो अपने इन पड़ोसियों से सीखे
कि टैलेंट, जज्बे और तमीज़ का असली संगम होता है। सलाम है भारत के इन संस्कारों को। शोएब अख्तर की इस ज़बरदस्त प्रतिक्रिया के बाद स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने जो भी एक मशहूर स्पोर्ट्स टीवी शो के दौरान भारतीय टीम के अनुशासन और उनकी महानता की जमकर वकालत की। अकरम ने अपनी चिर परिचित मुस्कुराहट के साथ बड़े ही गंभीर लहजे में कहा, देखिए क्रिकेट तो आज दुनिया का हर छोटा बड़ा मुल्क खेल रहा है, लेकिन मौजूदा समय में टीम इंडिया जिस अविश्वसनीय और विराट लेवल पर पहुंच गई है, वहां दूर दूर तक कोई दूसरी टीम नजर नहीं है। जब एक अंतर्राष्ट्रीय टीम का कप्तान यानी हैरी ब्रूक विपक्षी टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद लेता है, तो आप खुद समझ लीजिए कि उस विपक्षी कप्तान का कद क्रिकेट की दुनिया में कितना ऊंचा और सम्मानजनक हो चुका है। सूर्या ने जिस गर्मजोशी के साथ ब्रूक को अपने गले से लगाया और उनके आंसू पोंछे, उस पल ने मुझे क्रिकेट के उन पुराने सुनहरे दिनों की याद दिला दी। संजू सैमसन का वो जादुई जेक्सर और उनके वह शब्द कि बेटा यह अवार्ड मेरा नहीं तुम्हारी मेहनत का है और यह तुम्हारा है। मेरा यकीन मानिए यह उस युवा खिलाड़ी जैकब बैथल को पूरा करियर और उसकी ज़िंदगी बदल देगा। भारत ने आज वानखेड़े के मैदान पर केवल एक सेमीफाइनल मैच नहीं जीता है, बल्कि उन्होंने अपनी खेल भावना और संस्कारों से पूरी दुनिया का दिल हमेशा हमेशा के लिए जीत लिया है। वसीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे दिग्गजों के ये बयान इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारतीय टीम ने केवल क्रिकेट के मैदान पर अपनी बादशाहत कायम की है, बल्कि दुनिया भर के दिग्गजों को अपनी तहजीब का मुरीद भी बना लिया है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दुनिया भर में लाला के नाम से मशहूर शाहिद अफरीदी ने संजू सैमसन की उस निडर बल्लेबाजी और उनके बड़े दिल पर एक ऐसा बयान दिया है जो सरहदों के पार गूंज रहा है। आफरीदी के भावुक होते हुए अपने चिर परिचित बेबाक अंदाज में कहा, संजू सैमसन को लोग सालों तक टीम से बाहर रखते रहे, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती रही, लेकिन खुदा की कसम इस लड़के ने कभी हार नहीं मानी और ना ही कभी कोई शिकायत की। आज जब उसने वानखेड़े के मैदान पर इंग्लैंड के वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों को धोया, तो मुझे एहसास हुआ कि यह असली पठान वाला जिगरा है जो टूटता नहीं। जनता और मैच खत्म होने के बाद संजू ने उस युवा बच्चे जैकब बैथल के लिए जो दरियादिली दिखाई, उसने लाला का दिल पूरी तरह जीत लिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। 256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने शुरुआत तो सकारात्मक इरादों के साथ की, लेकिन लक्ष्य का दबाव साफ दिखाई दे रहा था। पारी की शुरुआत ब्रायन बेनेट और मरुमानी ने की। शुरुआती ओवरों में दोनों ने संभल कर खेलते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। पावर प्ले के दौरान जिम्बाब्वे ने 44 रन बनाए, जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन लक्ष्य के हिसाब से रन गति अभी भी पीछे थी। 6.2 ओवर में मरुमानी 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद डन मायर्स ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 6 बनाकर वो भी पवेलियन की ओर चलते बने। हालांकि ब्रायन बेनेट एक छोर संभाले रहे और लगातार आक्रामक शॉट लगाते रहे। उन्होंने कवर और मिड विकेट की दिशा में शानदार चौके जड़े और स्पिनरों के खिलाफ भी चौके छक्के की बारिश की। कप्तान सिकंदर रजा ने 31 रन की तेज पारी खेलकर मैच में थोड़ी जान डाली, लेकिन 16वें ओवर में उनके आउट होते ही जिम्बाब्वे की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा। इसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे। अर्शदीप सिंह ने डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 अहम विकेट और रन गति पर ब्रेक लगा दिया। ब्रायन बेनेट ने अंत तक संघर्ष करते हुए महज 59 गेंदों में 97 रन की बेहतरीन नाबाद पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे। लेकिन दूसरी ओर से कोई सहयोग न मिलने के कारण जिम्बाब्वे 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 184 रन ही बना सकी। इस तरह भारत ने 72 रनों का से मुकाबले को अपना नाम किया, जबकि बेनेट की पारी हार के बावजूद चर्चा में रही। इस तरह भारत ने 72 रनों से मुकाबला अपने नाम किया। इस शानदार प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े दिग्गजों ने खुलकर भारत की तारीफ की और कुछ बेहद चौंकाने वाले बयान दिए। सबसे पहले आए रिकी पॉन्टिंग ने टीम इंडिया की इस जीत के बाद खुलकर तारीफ की और कहा, भारत ने आज जिस अंदाज में खेल दिखाया है वही चैंपियन टीम की पहचान होती है।
बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ जीत ही काफी नहीं होती, जबकि आपको अपना दबदबा बनाना होता है और भारत ने ठीक वैसा ही किया। जिस तरह अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से गेंदबाजों पर हमला बोला और तिलक वर्मा ने अंत में विस्फोटक फिनिश दिया, वह किसी भी विश्व स्तरीय टीम को संदेश देने के लिए काफी है। मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित भारत की बल्लेबाजी की गहराई ने किया। जब आपके पास टॉप ऑर्डर से लेकर नंबर 7 तक 8 तक मैच जिताने वाले खिलाड़ी हो तो विपक्ष के पास रणनीति बनाने के लिए बहुत कम विकल्प बचते हैं। ये वही आक्रामक आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है जो जीतने के लिए उतरता है। डेविड वार्नर ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, क्या कमाल की बल्लेबाजी की। 250 प्लस का स्कोर बनाना हर दिन की बात नहीं होती, खासकर T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन भारत ने जिस सहजता से यह स्कोर खड़ा किया वह असाधारण था। आखिरी ओवरों में जिस तरह का पावर हिटिंग शो देखने को मिला वह अद्भुत था। तिलक वर्मा की पारी ने मुझे खास तौर पर प्रभावित किया। वह हर गेंद पर उनका इरादा साफ दिख रहा था, या तो बाउंड्री या तो स्ट्राइक रोटेशन। ऐसी मानसिकता बड़े टूर्नामेंट में बहुत मायने रखती है। जब आप विपक्ष को वापसी का एक भी मौका नहीं देते तभी आप चैंपियन कहलाते हैं। स्टीव स्मिथ ने भारत की रणनीतिक बढ़त की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, भारत ने पावर प्ले से ही मैच की दिशा तय कर दी थी। यह सिर्फ रन बनाने की बात नहीं थी, बल्कि विपक्ष पर मानसिक दबाव बनाने की रणनीति थी। अभिषेक शर्मा का अर्धशतक सिर्फ आंकड़ा नहीं था, बल्कि बयान था कि भारत आक्रामक क्रिकेट खेलने आया है। इसके बाद हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने जिस परिपक्वता और ताकत के साथ फिनिश किया वह विश्व स्तरीय था। मुझे भारत की गेंदबाजी का संतुलन भी उतना ही प्रभावशाली लगा। बड़े स्कोर के बाद भी उन्होंने अनुशासन नहीं छोड़ा और मैच को पूरी तरह नियंत्रित में रखा। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, मैंने लंबे समय के बाद किसी टीम को इतनी खौफनाक, आक्रामक और संतुलित क्रिकेट खेलते देखा है। भारत ने पहले बल्ले से तूफान मचाया और फिर गेंद से विपक्ष को जकड़ लिया। अर्शदीप सिंह की सटीक लाइन लेंथ और वरुण चक्रवर्ती की विविधता ने जिम्बाब्वे को कभी सेट होने का मौका नहीं दिया। यह सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि स्पष्ट योजना और निष्पादन का परिणाम था। भारत ने दिखाया कि वे हर विभाग में आगे हैं। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, अगर वो इसी लय में बने रहे तो उन्हें रोकना बेहद मुश्किल होगा। शेन वाटसन ने खास तौर पर हार्दिक पांड्या की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में एक्स फैक्टर होते हैं। वह बल्ले से तो तेजी से रन बना सकते हैं, लेकिन गेंद से भी अहम विकेट निकाल सकते हैं। आज उनकी बल्लेबाजी में जो आत्मविश्वास दिखा वह बताता है कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। जब टीम के पास ऐसे ऑलराउंडर हो तो कप्तान के पास विकल्पों की कमी नहीं होती। भारत की ताकत यही है कि उनके पास कई मैच विनर खिलाड़ी हैं जो किसी भी दिन खेल कर रुख बदल सकते हैं। इन सभी दिग्गजों की बातों में एक समानता थी। भारत का यह प्रदर्शन सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक बयान था। यह संदेश था कि बड़े टूर्नामेंट में कैसे खेला जाता है। आक्रामकता, आत्मविश्वास, रणनीति और निष्पादन, इन चारों का शानदार संयोजन देखने को मिला। क्रिकेट जगत के इन अनुभवी नामों का मानना है कि अगर भारत इसी अंदाज में खेलता रहा तो ट्रॉफी उनकी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। उनके शब्दों में यह टीम सिर्फ मैच जीतने नहीं बल्कि इतिहास रचने के लिए उतरी है। दोस्तों, चेन्नई के एम चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। वहीं इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए ऐसा आतंक मचाया कि सिर्फ भारतीय फैंस नहीं, दुनिया के सारे फैंस भी खुश हो गए। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर तथा रिकी पॉन्टिंग से लेकर डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वाटसन तक भी भारतीय टीम के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गए। इन दिग्गजों ने अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी को लेकर क्या कहा। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। चेन्नई के एम चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि आज इरादा सिर्फ खेलने का नहीं बल्कि दबदबा बनाने का है। टॉस जीतकर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआती 2 ओवरों के बाद ही उनका निर्णय उल्टा पड़ता नजर आने लगा। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पारी की शुरुआत करने उतरे। पहले ओवर में दोनों ने सतर्कता दिखाई, गेंद की गति और पिच के उछाल को समझा, लेकिन जैसे ही रफ्तार मिली, आक्रामकता
खुलकर सामने आ गई। दूसरे ओवर में रिचर्ड नगरवा की गेंद पर अभिषेक ने शानदार कवर ड्राइव खेलकर पहला चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर बैकफुट पंच के जरिए पॉइंट बाउंड्री पार पहुंचाकर उन्होंने संकेत दे दिया कि वह लय में आ चुके हैं। स्टेडियम में इंडिया इंडिया के नारे गूंजने लगे। तीसरे ओवर में संजू सैमसन ने ब्लेसिंग मुजरबानी पर हमला बोला। लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन और फिर फाइन लेग की दिशा में चौका। इन दो शॉट्स ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी थी। बाकी और भी आगे आपको देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हैं। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम तो अब हमें उसे पीछे छोड़कर इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारी टीम आगे कैसे क्वालिफाई करेगी और उसमें उन्हें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपके जो भी जवाब है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अपडेट्स के लिए। थैंक यू। मैच 4 खतरे -4 का नेट रन रेट, इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर, न्यू टेबल, कितनी जीत और कितनी हार। हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है लेकिन टीम इंडिया सेमीफाइनल से लगभग बाहर होने की कगार पर है। हर कोई चाहता है कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में चला जाए, एक समीकरण सही बन जाए, यह वाला समीकरण सही बैठ जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 3 मैच में अगर 4 में से एक समीकरण भी इंडिया के खिलाफ गलत हुआ तो इंडियन टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। तो ऐसे में इंडिया के वर्ल्ड कप में जाने के समीकरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप से बाहर होने के 4 में से एक भी अगर समीकरण सही बैठ गया तो इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। कैसे, आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप यह मान लीजिए जो सबसे बड़ा खतरा है, जो पहला समीकरण है, विंडीज जीते और अफ्रीका की हार, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुकाबला है। टीम इंडिया के सेमीफाइनल जाने के लिए वो इंडिया के खुद के मैचेस तो हैं, लेकिन उससे पहले अफ्रीका और विंडीज का मुकाबला उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वेस्ट इंडीज इस मैच को जीत गई और अफ्रीका इस मैच को हार गया तो इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। उसके बाद तो मतलब आप यह सोच लीजिएगा कि भगवान को आकर ही चमत्कार करना पड़ेगा तब इंडिया सेमीफाइनल में जा पाएगी। लेकिन भगवान इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए नहीं आएंगे, ये एक मतलब रियलिटी है। विंडीज के 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, उनकी नेट रन रेट बहुत ज़्यादा है, और फिर अफ्रीका का जो आखिरी मैच है जिम्बाब्वे से बचेगा और अफ्रीका 4 पॉइंट्स अच्छी नेट रन रेट के साथ चली जाएगी। तो अगर ये हो गया, सबसे पहले तो प्रार्थना करना है कि यह न हो। अगर विंडीज़ अफ्रीका से जीत गई तो उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। थर्सडे को इंडिया का वर्ल्ड कप ओवर हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। चलो मैं मानता हूँ यह नहीं होगा, लेकिन क्या समीकरण है, कैसे इंडिया बाहर हो सकती है वो जान लीजिए। दूसरा बड़ा खतरा, जिम्बाब्वे से अगर हार जाए इंडिया, बॉस ये क्रिकेट है। जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा कर गई है, लंका को भी हरा कर आई है, और जिस अंदाज में टीम इंडिया खेल रही है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जिम्बाब्वे इंडियन टीम को हरा दे। ऐसा हो सकता है, पहले के समय में ऐसा होता है कि जिम्बाब्वे इंडिया को हराती थी। तो भाई साहब अगर यह भी हो गया ना तो आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओगे। चलो मैं मान लेता हूँ क्या नहीं होगा, इंडिया जिम्बाब्वे को हरा देगी। मैं मानता हूँ, पॉजिटिव ही रहता हूँ, मैं पॉजिटिव आदमी हूँ। लेकिन क्या इस चीज़ की गारंटी है कि हम इंडीज़ को भी हरा देंगे? 254 मारे हैं उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ। अगर आप हार गए इंडीज़ से तब भी आप बाहर हो जाओगे। अफ्रीका चलो इंडीज़ को हरा दे, मैं मान जाता हूँ, यह पॉसिबिलिटी है। तो यह भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि वेस्ट इंडीज़ आपको हरा दे। तो भाई साहब आज के समय इंडिया के वर्ल्ड कप से बाहर होने के समीकरण ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सेमीफाइनल में जाने के समीकरण सिर्फ और सिर्फ यह है कि इंडीज़ पहले तो हार जाए, वो बड़ा अलग मुद्दा है। फिर उसके बाद आप अपना बेस्ट दो। भाई साहब इंडीज़ अगर जीत गई ना तो इंडिया से तब भी इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। बॉस मतलब आगे कुआं पीछे खाई भाई। और बीच में तय टीम इंडिया की विदाई, और एक आखिरी समीकरण भी है। चलो वहां पर मैं मानता हूं वेस्ट इंडीज़ जीत गई अफ्रीका से, और अफ्रीका जीत गई जिम्बाब्वे से, दोनों के 4-4 पॉइंट हो गए। इंडिया ने इंडीज़ को हरा दिया, इंडिया के भी 4 पॉइंट हो गए। इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराया, इंडिया के भी 4 पॉइंट हो गए। लेकिन अगर मैच रद्द हो गया आपका आखिरी वाला, या मान लिया, तब भी तो आप बाहर हो जाओगे। या आपका कम नेट रन रेट से अपने अगले 2 मैच जीते तब भी बाहर हो जाओगे।
यानी कि टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल तो यही प्रार्थना कर रही है किसी तरह से इंडीज़ अफ्रीका से हार जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर इंडिया के हाथ में सब कुछ अपने हाथ में ही फैसला होगा, मतलब खुद आपको अपना किस्मत तय करना होगा। फिर आप नेट रन रेट के भरोसे नहीं रहोगे, फिर आप जिम्बाब्वे को हराओगे, वेस्ट इंडीज़ को हराओगे, आप सेमीफाइनल में चले जाओगे। अभी तक ये 3 समीकरण हैं कि वेस्ट इंडीज़ पहले अफ्रीका से हार जाए, फिर इंडिया जिम्बाब्वे को हरा दे, इंडिया वेस्ट इंडीज़ को हरा दे, तीनों सही होने पड़ेंगे तब इंडिया सेमीफाइनल में जाएगी। लेकिन अगर उन 3 में से एक भी समीकरण गलत हो गया कि अफ्रीका हार गई वेस्ट इंडीज़ से, इंडिया हार गई जिम्बाब्वे से या इंडिया हार गई वेस्ट इंडीज़ से, तो आप बाहर हो जाओगे। यानी कि आपको अगर सेमीफाइनल में जाना है तो सब सही होना पड़ेगा। अगर आपको सेमीफाइनल से बाहर होना है तो एक गलती या एक गलत डिसीजन आपके खिलाफ गया या एक मैच पलट गया तो आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओगे। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या इंडिया सेमीफाइनल में जाएगा या बाहर हो जाएगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी पाकिस्तान की हार और भारत की टीम से खुश हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। T20 वर्ल्ड कप के बाहर होने के बाद रो पड़े बाबर आजम, लेकिन अपने बयान में चलते चलाते दोस्तों भारत के लिए कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर हर कोई दंग रह गया। इंग्लैंड से हारकर आखिरकार क्या बोले रोते हुए बाबर आजम। अपने बयान में उनका पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, बाबर आजम, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में एक बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ तो दोस्तों, वर्ल्ड कप 2026 में मुकाबले तो खूब हुए, लेकिन एक ऐसा भी मुकाबला हुआ जिसमें एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 देशों के फैंस दांतों तले उंगलियां दबा चुके थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेले गए पाले केले के मैदान में खेले गए उस मैच की, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को रौंद कर रख दिया। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास को इस तरीके से पलट दिया है कि किसी को अब यकीन नहीं हो रहा है। दोस्तों, श्रीलंका के पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सुपर 8 मुकाबले में पाकिस्तान इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थी। टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत साहिबजादा फरहान और सैम अयूब ने की। दोनों ने संभलकर शुरुआत की और पावर प्ले में टीम को मजबूत आधार दिया। फरहान खास लय में नजर आए। उन्होंने कवर ड्राइव, पुल शॉट और कट शॉट से लगातार बाउंड्री बटोरी। हालांकि तीसरे ओवर में सैम अयूब 7 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान सलमान अली आगा आए और वो भी 5 रन बनाकर वापस लौट गए। स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन हो गया और पाकिस्तान पर दबाव आ गया। अब क्रीज पर आए बाबर आजम, जिन्होंने फरहान के साथ मिलकर पारी को संभाला। बाबर ने अपनी क्लासिक टाइमिंग से रन बनाए, जबकि फरहान आक्रामक बने रहे। 10वें ओवर में बाबर 25 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन फरहान ने स्पिनर के खिलाफ चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद फखर जमान ने तेज शुरुआत की और चौके लगाए। फरहान और फखर जमान की जोड़ी ने रन रेट को बढ़ा दिया। 15वें ओवर में फरहान 63 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसके बाद पाकिस्तान की पारी लड़खड़ा सी गई। मिडिल ऑर्डर में शादाब खान ने 23 रन की तेज पारी खेली, लेकिन वह रन आउट हो गए। डेथ ओवर्स में इंग्लैंड के गेंदबाजों जैसे कि जोफ्रा आर्चर और सैम करन ने शानदार यार्कर डाली। नतीजा यह रहा कि पाकिस्तान 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 164 रन तक ही पहुंच सका। 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। ओपनर फिल सॉल्ट पहले ही ओवर में बिना खाता खोले आउट हो गए, जब शाहीन शाह अफरीदी की तेज गेंद और स्विंग होती गेंद पर उन्होंने स्लिप में कैच थमा दिया। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर से भी बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह भी पारी को अच्छा न बना सके और 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शुरुआती 2 झटकों ने इंग्लैंड को दबाव में डाल दिया। इसके बाद आए कप्तान हैरी ब्रूक ने मोर्चा संभाला और बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने शुरुआत में संभलकर खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की
और फिर मौका मिलते ही बड़े शॉट लगाने चालू कर दिए। ब्रुक ने कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्कूप शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से ही बरसात करना चालू कर दिया। पावर प्ले के अंदर ही उन्होंने रन गति को तेज कर दिया और इंग्लैंड को मुकाबले में वापस ले आए। दूसरे छोर से जेकब बेथेल ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वह ज़्यादा देर रुक न सके। 8 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद टॉम बैंटन भी सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने। लगातार विकेट गिरने से इंग्लैंड की पारी फिर से डगमगाने लगी, लेकिन हैरी ब्रूक डटे रहे। मिडिल ओवर्स में सैम करन ने ब्रूक का साथ दिया और दोनों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। करन ने उपयोगी 16 रन बनाए, जबकि ब्रूक लगातार आक्रमण खेलते रहे। उन्होंने मात्र 51 गेंदों में शानदार 100 रन पूरे किए, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। यह पारी दबाव में खेली गई एक यादगार शतकीय पारी थी। इसके बाद विल जैक्स ने भी तेजी से रन जोड़े, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने एक बार फिर वापसी की। मोहम्मद नवाज और उस्मान तारिक ने अहम मौकों पर विकेट लेकर इंग्लैंड पर फिर से दबाव बना दिया। 19वें ओवर में ब्रुक के आउट होते ही इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा। आखिरी ओवर में जोफ्रा आर्चर ने चौका लगाकर इंग्लैंड को 2 विकेट से जीत दिला दी। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई, लेकिन पाकिस्तान की टीम पर अब लगभग वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा है। और दोस्तों, बाहर होने के बाद भी बाबर आजम को चैन नहीं आता। भारत पर कुछ ऐसा कहकर कि सुनकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों, आपको बताते जाऊं कि बाबर आजम ने अपने बयान में हार कर कहा, इस हार को बयान करने के लिए शब्द भी नहीं है मेरे पास। मुझे लगता है कि हार के जिम्मेदार हम खुद हैं। इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ इस मुकाबले में 164 रनों का बचाव नहीं कर पाए। एक मोमेंट पर जीत के बेहद करीब थे, लेकिन हमने बहुत ही घटिया गेंदबाजी करी और इस हार को हम डिजर्व भी करते हैं। हमने इंग्लैंड के बैक टू बैक विकेट्स निकाले, लेकिन हैरी ब्रूक की पारी से सारी परिस्थितियां हमारे विपरीत हो गई। लेकिन जब हमारे बड़े खिलाड़ियों ने खुद ही अपनी टीम के लिए रन नहीं बनाए, तो भला हम दोष किसे दें। भारतीय क्रिकेट टीम से हारकर टीम का मनोबल कुछ इस तरीके से चकनाचूर हो गया कि आज हमें इंग्लैंड से भी हारने के दिन देखने पड़ गए। लेकिन यह हार हमें स्वीकार नहीं होगी और हम अपनी गलतियों पर काम करना चाहेंगे। कल शायद भारत से न हारे होते तो हर एक मैच को जीत कर दिखाते। दोस्तों, बाबर आजम बहुत ज़्यादा रोते नजर आए। अपने बयान में टीम को दोष दिया, साथ ही खुद को भी, साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम पर भी आरोप लगा ही दिया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, अगर मान लीजिए पाकिस्तान की टीम अभी क्वालिफाई करती है और भारत पाकिस्तान का फाइनल हो जाता है, तो कौन जीतेगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। दोस्तों, सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी हार के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गुस्से में आकर T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज में जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले अपने दूसरे मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। सूर्या ने वर्ल्ड कप के लिए प्लेइंग 11 में ऐसे चौंकाने वाले बदलाव किए हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। इतना नहीं, जिम्बाब्वे सहित दुनिया की कई टीमें भी भारत की प्लेइंग 11 देखकर हैरान रह गई हैं। इस वर्ल्ड कप के लिए सूर्या ने ऐसी टीम चुनी है जिससे साफ झलक रहा है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप के पूरे दमखम के साथ उतरने वाली है। जहां एक और बल्लेबाजी क्रम और ओपनिंग पार्टनर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, वहीं गेंदबाजी अटैक में भी सूर्या ने ऐसे नाम शामिल किए हैं जो जिम्बाब्वे के शुरुआती ओवरों में से ही दबाव में डाल सकते हैं। इन बदलावों ने भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है कि आखिर सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप में कौन सी रणनीति अपनाने वाले हैं और जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर 8 के अपने दूसरे मैच में भारत किस अंदाज में खेलते हुए दिखाई देगा। यह साफ है कि सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया एक नया आक्रामक और सोचा समझा ब्रांड क्रिकेट खेलने की तैयारी में है, जो विरोधी टीम को लगातार चुनौती देता रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सूर्य कुमार यादव की चुनी हुई वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 कैसी दिखती है, किन खिलाड़ियों को मौका मिला है और किन चौंकाने वाले बदलावों में से मैच का पूरा समीकरण ही बदल सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, आपकी नज़र में बेहतर कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या या सूर्य कुमार यादव? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर दिल से टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, टीम इंडिया को अपने सुपर 8 के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के हाथों
करारी हार झेलनी पड़ी। टीम इंडिया का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ 26 फरवरी को चेन्नई के एम चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में जिस तरह से खेली उसने साफ कर दिया है कि इस वर्ल्ड कप में वह किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ इस वर्ल्ड कप के लिए जिस प्लेइंग 11 का चयन किया है वह अनुभव, युवा जोश और बेखौफ सोच का जबरदस्त मिश्रण नजर आती है। यह टीम सिर्फ मैच खेलने नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप में सभी टीमों को उसी की शैली में कड़ा जवाब देने के इरादे से उतरेगी। इस प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी ताकत इसकी बल्लेबाजी की गहराई है। ओपनिंग से लेकर फिनिश तक ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो किसी भी ओवर में मैच का रुख पलट सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और आक्रामकता का संतुलन साफ दिखता है। वहीं डेथ ओवर्स के लिए पावर हिटर्स मौजूद हैं जो आखिरी 5 ओवरों में रन बरसाने की क्षमता रखते हैं। बाजी की बात करें तो टीम इंडिया ने यहाँ भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। तेज गेंदबाज नई गेंद से विकेट निकालने में सक्षम है तो स्पिन विभाग मिडिल ओवर्स में रन गति पर ब्रेक लगाने का दम रखता है। ऑलराउंडर्स की मौजूदगी टीम को अतिरिक्त विकल्प और लचीलापन देती है जिससे कप्तान को मैदान पर रणनीति बदलने की पूरी आज़ादी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, इस खतरनाक प्लेइंग 11 को एक एक करके विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह संयोजन कितना खास माना जा रहा है। दोस्तों, सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया की पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक शर्मा को बाहर कर संजू सैमसन और ईशान किशन को सौंपी गई है और यह जोड़ी T20 फॉर्मेट के लिहाज से बेहद खतरनाक मानी जा रही है। ईशान किशन मौजूदा समय में भारत के सबसे आक्रामक युवा बल्लेबाजों में शामिल हैं। पावर प्ले के ओवरों में बड़े शॉट्स खेलने की उनकी क्षमता किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की पूरी योजना बिगाड़ सकती है। वह शुरुआती गेंदों से ही बाउंड्री खेलने में विश्वास रखते हैं और यही वजह है कि विरोधी टीम पर तुरंत दबाव बन जाता है। ईशान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह तेज गेंदबाजी और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ समान आक्रामकता दिखाते हैं। अगर वह शुरुआती 6 ओवरों में विकेट बचाकर टिक गए तो टीम इंडिया का स्कोर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। दूसरी ओर संजू सैमसन इस जोड़ी में अनुभव और संतुलन लेकर आते हैं। संजू सिर्फ बड़े शॉट्स के लिए नहीं जाने जाते बल्कि यह परिस्थिति को पढ़कर बल्लेबाजी करने में माहिर हैं। जहां ईशान खुलकर आक्रमण करते हैं वहीं संजू स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को स्थिरता देते हैं और सही गेंद मिलते ही उसे बाउंड्री के पार भेजने की काबिलियत रखते हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज होने के नाते संजू टीम को अतिरिक्त संतुलन भी प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर यह ओपनिंग जोड़ी पहले ओवर से ही साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर दबाव बनाने का दम रखती है। सूर्या ने नंबर 3 की अहम भूमिका निभाने के लिए टीम इंडिया में एक बार फिर तिलक वर्मा को चुना है। तिलक ऐसे बल्लेबाज हैं जो हालात के मुताबिक खुद को ढालना बखूबी जानते हैं। अगर पारी की शुरुआत में जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो वह धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को स्थिरता प्रदान करते हैं और पारी को संभालते हैं। वहीं अगर ओपनर्स तेज शुरुआत दिला देते हैं तो तिलक बिना किसी हिचक के आक्रामक अंदाज अपनाकर रन गति को बनाए रखते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका खेल खास तौर पर काबिले तारीफ है। मिड विकेट और लॉग ऑन की दिशा में खेले जाने वाले उनके दमदार शॉट्स T20 फॉर्मेट में बेहद असरदार साबित होते हैं। तिलक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि दोस्तों वह मिडिल ओवर्स में विकेट बचाते हुए रन निकाल सकते हैं जिससे टीम पर अनावश्यक दबाव नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव होने की वजह से वह बड़े मुकाबलों में जिम्मेदारी लेना जानते हैं। टीवीज जैसे तेज फॉर्मेट में तिलक वर्मा की यह समझ और संतुलन टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। नंबर 4 पर सूर्या ने खुद को चुना है। सूर्या का नाम आते ही टीवीज क्रिकेट में नवाचार, 360 डिग्री शॉट्स और निडर बल्लेबाजी की तस्वीर अपने आप सामने आ जाती है। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो पारंपरिक क्रिकेट शॉट्स की सीमाओं को तोड़ते हुए मैदान के हर कोने में रन निकाल सकते हैं। फाइन लेग के ऊपर से खेला गया स्कूप या पॉइंट के पीछे से निकाला रैम्प शॉट। सूर्या की बल्लेबाजी में गेंदबाजों के लिए कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं बचता। पर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए वह अक्सर उस समय आते हैं जब मैच की दिशा तय होनी होती है और यही सूर्यकुमार यादव सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। कप्तान के तौर पर भी सूर्या का माइंडसेट पूरी तरह आक्रामक होता है।
वह खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आज़ादी देते हैं और मैदान पर डर मुक्त माहौल बनाते हैं। उनका मानना है कि T20 क्रिकेट में दबाव लेने से ज़्यादा ज़रूरी दबाव बनाना है।